ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कोलेस्ट्रॉल को लेके क्वेश्चन है ना। एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल मेम्ब्रेन लिपिड, तो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल के परसेंटेज को लेके अपन को बताना है ना, कि कौन सी मेम्ब्रेन में किस प्रकार से है, और एनिमल सेल्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। और ऑप्शंस में देखो क्या है कि हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ है सीक्वेंस। तो आपको सबसे पहले तो टॉपिक याद आना चाहिए, जैसे मेम्ब्रेन के अंदर राफ्ट्स पढ़ा आपने, है ना। तो स्प्रिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे खूब सारा होता है। अगर कुछ नहीं भी पता तो भी कि मेम्ब्रेन के अंदर आपने राफ्ट्स पढ़ा ना, तो वहाँ से कोलेस्ट्रॉल भी आता है। तो सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज है कोलेस्ट्रॉल का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, लगभग 30 से 35%, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो परसेंटेज आता है कि तकरीबन 6% है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और 5% से भी कम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। और एक बीच की जो रेंज होती है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स के लिए, क्योंकि मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो एक आइडिया अगर काम मिल रहा है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अपन ग्रेडियंट वगैरह यूज़ करते हैं, H+ को लेते हैं, तो वहाँ पे थिकनेस कम चाहिए, और ऑब्वियसली वहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन होती भी है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा चाहिए, और लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो ये कुछ एंगल्स लगा के भी आप थोड़ा सा अप्लाई कर, देखो ये लाइसोसोमल फेस ये तो हो ही नहीं पाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, थर्ड वन है। देखो सेकंड क्वेश्चन जो था यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था कि स्टेरॉइडोजेनिक, यानी कि स्टेरॉइड का सिंथेसिस, स्टेरॉइड्स बनते हैं जो ना, एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन, जो स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको कंट्रोल करने वाली प्रोटीन होती है, वो हेल्प करती है फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर ऑर्गेनेली। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन होती है ये कोलेस्ट्रॉल को कौन से ऑर्गेनेली में भेजने के लिए काम आती है, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भी कोलेस्ट्रॉल से था, दूसरा भी कोलेस्ट्रॉल से ही है, ठीक है। मेम्ब्रेन को लेके बात है। तो एक्चुअल में इसका जो रोल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को लेके होता है, और क्या रोल होता है वो भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वहाँ से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को भेजा जाता है, कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसफर होता है, कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसफर, ताकि फिर वहाँ जाके जो आपका साइटोक्रोम सिस्टम है P450 साइटोक्रोम सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो ये इसको यूज़ करता है, और इसको यूज़ करके यहाँ पे जो स्टेरॉइड्स हैं वो बनाए जाते हैं, स्टेरॉइड सिंथेसिस। तो स्टेरॉइड सिंथेसिस करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल को भेजा जाता है ना, वो भेजने वाला जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन में से जो भेजता है, उसके लिए क्वेश्चन था, वो क्या आपका स्टार प्रोटीन है। तो एक थोड़ा सा जैसे कई बार कुछ नई चीज़ें आती हैं उस हिसाब से आपको मेम्ब्रेन के अंदर पर्टिकुलर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट का इशू था। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम से सिंपल, जो चारगाफ रूल आप लगाते हो उसी का क्वेश्चन है कि 19% न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एडेनिन हैं, तो एडेनिन 19% हो गया, तो यहाँ पे थायमिन होगा तो वो भी बराबर ही होगा 19%, ठीक है। तो ये आपका 38% है, बाकी बचा हुआ जो है वो आपका होगा 72%, 62%। तो उसमें 31 करेंगे, 31 की ग्वानिन होगा, 31 ही क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो साइटोसिन 31 होगा, ग्वानिन है वो 31 होगा।
तो फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा ना, साइटोसिन 31, गुआनिन 31। ठीक है, थायमिन आपका 19% हो गई। चारगाफ के रूल से आपको ये सोल्व करना है। बाकी हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, और डबल स्टैंड का भी लिखा हुआ नहीं है, बट अगर ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है तो केवल चारगाफ से हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेल साइकिल से था। आराम से आप इसको कर सकते थे कि एक्टिवेशन ऑफ सीडीके, है ना, जैसे अपन ने स्टार्टिंग वहाँ पे एमपीएफ पढ़ा, तो एमपीएफ के अंदर क्या होते हैं, तो सीडीके होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे आपके पास होते हैं साइक्लिन्स, उससे डायमर बनता है, फिर वो फंक्शन करता है ना। उसके बाद में एक्टिवेटर, रेगुलेटरी फॉस्फेट्स वगैरह आते हैं, इनहिबिटर्स आते हैं, वो सब आते हैं। देखो पहला तो इसमें लिखा हुआ है डिसोसिएशन ऑफ इनहिबिटरी सबयूनिट। तो इनहिबिटरी सबयूनिट तो इसमें कुछ होती ही नहीं है, इनहिबिटर होता है, इनहिबिटरी सब, इसकी कोई सबयूनिट तो इनहिबिटरी होती ही नहीं है। एसोसिएशन ऑफ साइक्लिन, बिल्कुल सही बात है कि साइक्लिन होने पे ही ये काम करता है। इनएक्टिवेशन ऑफ सीएके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि तो इनहिबिटर होता है ना। और एक्टिविटी ऑफ WEE1 काइनेज, ये तो क्या होता है कि इनहिबिटरी फॉस्फेट को लगाता है, इनहिबिटरी फॉस्फेट लगाता है टायरोसिन के ऊपर, टायरोसिन जो आपका 15 वाला होता है उस पर। तो अगर आप इसको चालू करेंगे तो बंद होगा, तो एक्टिविटी इसकी हमें चाहिए नहीं। तो राइट क्या है, साइक्लिन साथ में होगा तो ये कॉम्प्लेक्स काम करता है, एमपीएफ की तरह काम करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक सेल डिवीजन इन प्लांट्स। जैसे एनिमल्स के अंदर तो पोलर बॉडी का अपन लेते हैं, बट यहाँ पे प्लांट्स के अंदर हमें ऐसा डिवीजन लेना जहाँ पे जो डॉटर सेल बने वो बराबर आकार की नहीं हो। ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टोमेटल गार्ड सेल, तो गार्ड सेल तो इक्वल ही बनती हैं, मदर सेल से जो दो गार्ड सेल बनेगी तो बराबर बनती है ना। उनकी वॉल है वो जरूर मोटी, एक साइड से ज़्यादा होती है, एक साइड से कम होती है, तो वॉल की बात है, सेल तो बराबर होती हैं। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है तो जो पहली सेल बनती है वो छोटी बनती है, जनरेटिव सेल, प्रोथेरियल सेल, ठीक है, वो छोटी बनती है, बाकी बड़ी सेल वो ट्यूब सेल बनती है, तो वहाँ अनइक्वलनेस है, तो ये राइट आंसर है। और माइटोटिक डिवीजन यानी मेगास्पोर, मेगास्पोर में से तो कुछ होता ही नहीं है। अब मेगास्पोर के अंदर क्या बनाएंगे, टेट्राड बनेगा, टेट्राड से बाद में आप 8 सेल बनाते हैं, उससे फिर माइक्रोपाइलर एंड पे 3 अरेंज होते हैं, तो वो सब डिवीजन तो सेम होता है वहाँ पे तो। और रूट इलोंगेशन, ये तो सिंपल सेल्स होती हैं, है ना, तो ये सब कुछ भी इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो गार्ड सेल वाला भी नहीं है, मेगास्पोर वाला भी नहीं है, और नॉर्मल जो रूट की सेल्स बनती हैं वो भी नहीं है ना। जब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो वहाँ पे ट्यूब सेल बड़ी सेल बनती है, जनरेटिव सेल वो बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 51 कि राइबोसोम्स अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाया, क्योंकि जब अपन प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बात आती है ना कि जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स होती हैं वो एसआरपी की सहायता से एसआरपी के रिसेप्टर पे लाके उनको बाइंड कराया जाता है, ताकि प्रोटीन्स हैं वो बनते बनते एआर के लूमन में जाते हैं। तो वो बात था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम को जोड़ेंगे, तो राइबोसोम तभी जुड़ता है जब वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनने वाले प्रोटीन्स उनका सिंथेसाइज होता है। तो इसका वही आएगा आंसर आपका कि द ट्रांसलेटेड नेसेंट चेन, यानी कि एंड टर्मिनस आ गया उसका, which carries a signal allowing interaction with the SRP receptor on the SER। तो SRP mediated ही होगा और कोई तो हो ही नहीं सकता, है ना। डिफरिंग सरफेस राइबोसोम प्रोटीन कंपोजिशन, ये ऐसा कुछ नहीं है ना। अनट्रांसलेटेड रीजन इसका भी नहीं है, और RRNA और mRNA की कोई टीदरिंग होती है ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे SRP पकड़ के लाता है इनको, है ना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो वैसे सिंपल, आप पे जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं, तो सेल वॉल की फीचर्स होते हैं वहाँ का क्वेश्चन है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिफरेंशिएट बैक्टीरिया
कि जो बैक्टीरिया को भिन्नित करती है, किससे? आर्किया से। यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, आर्किया में नहीं होता, वो बताना है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टोग्लाइकॉन। तो पेप्टोग्लाइकॉन बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होती है और आर्किया में एब्सेंट होती है। तो इसको लेके आप बता सकते हैं कि बिल्कुल से सही आंसर हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि दोनों ही प्रोकैरियोट है, दोनों में एब्सेंट होती है। तो दोनों में एब्सेंट होती है, तो आप इसके आधार पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना। प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम्स, सर्कुलर क्रोमोसोम, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो इससे भी आप भिन्नित नहीं कर सकते, है ना। वो कुछ एक एग्जाम्पल है, कुछ स्पेसिफिक है बिटाट वाले, उसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी नॉर्मली तो एक ही लेते हैं अपन। प्रेजेंस ऑफ मल्टीसिस्टोनिक ओपेरॉन्स, क्योंकि छोटे जीनोम के अंदर ये सिस्टम सभी में काम करता है ना। तो सेल वॉल का जो कंपोजिशन है पेप्टोग्लाइकॉन वाला, वो बैक्टीरिया में होता है, आर्किया के अंदर पेप्टोग्लाइकॉन नहीं होती है। तो बिल्कुल से बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, यानी कि पार्ट सी के क्वेश्चंस आ गए हैं मेरे पास। पार्ट सी वाले इनकी बात करते हैं सेल बाय के। देखो, ह्यूमन लिम्फोसाइट्स वर इंक्यूबेटेड, यानी कि सेल्स हैं जो रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं, उनको हमने इंक्यूबेट किया विथ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ NaCl। तो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते चले जाते हैं और सेल्स के साथ क्या हो रहा है उसको अपन देखते हैं ना, यानी कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन आएगी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड द क्रोमेटिन। कि न्यूक्लियस और क्रोमेटिन जो है वो इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारा, उसके साथ क्या रिस्पॉन्स देती है, कि जैसे जैसे अपन NaCl की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस और क्रोमेटिन के साथ क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटल भी है और थोड़ा सा ऐसे कि आपको न्यूक्लियस की हालत और सॉल्ट उसके रिस्पॉन्स वो लेने पड़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा कि न्यूक्लियस जो है उस पर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो ब्रस्ट, लेकिन जो यूक्रोमेटिन वाले भाग हैं वो लीच आउट हो जाएंगे। लीचेज का मतलब वो थोड़े से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्योंकि देखो यूक्रोमेटिन वो होता है जो लूज है, ज़्यादा पैक नहीं है। तो जो ज़्यादा पैक नहीं है वो NaCl की जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है उससे इंटरेक्ट होगा और वो एक प्रकार से प्रेसिपिटेट होगा। तो ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस बर्स्ट होगा, लेकिन जो लूज है या जो इजीली अवेलेबल है वो इंटरेक्ट करेगा और वो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। देखो, न्यूक्लियस बर्स्ट और एट हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हेट्रोक्रोमेटिन गेट इन्वर्टेड, है ना, गेट कन्वर्टेड इनटू यूक्रोमेटिन, तो ये नहीं होगा। हेट्रो वाला खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा, है ना। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, बैकबोन को शील्डिंग करेगा। एनायनिक स्ट्रेंथ आप लेते हैं तो उससे तो चीज़ें कॉम्पैक्ट होंगी ना, तो पहले से जो कॉम्पैक्ट है वो तो और कॉम्पैक्ट होगा। न्यूक्लियस बर्स्ट, बट हेट्रोक्रोमेटिन लीच आउट, हेट्रोक्रोमेटिन नहीं हो सकता, है ना। लॉजिक क्या है कि जो अवेलेबल है उससे इंटरेक्ट होगा और वो फिर उसका रिस्पॉन्स देगा। तो अवेलेबल कौन है, यूक्रोमेटिन है। हेट्रो वाला तो ऑलरेडी कंडेंस है, पैक है, जैसे उसमें तो जगह ही नहीं इंटरेक्ट करने की ना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को देखना है 83 नंबर, कि एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है वो किया गया, है ना, विथ 2 न्यूमोकोकल स्ट्रेंस ने, बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेंस लिए, है ना, उनके साथ में हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया। ट्रांसफॉर्मेशन में हम बाहर के कोई जीन है उनको बैक्टीरिया के अंदर भेजते हैं, बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म होके उनको उठा लेता है। देखो, 1 स्ट्रेन इज रेजिस्टेंट टू 4 ड्रग्स ABCD। तो एक स्ट्रेन ऐसी है जो ABCD के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। ठीक है, एक स्ट्रेन ABCD के प्रति रेजिस्टेंस रखता है कि ABCD के लिए रेजिस्टेंस वाले जीन है उसमें। ठीक है, whereas the other is sensitive to all the drugs। तो उन सब में क्या है कि वो जीन नहीं है। तो एक में ABCD के रेजिस्टेंस जीन है, दूसरे में नहीं है। ठीक है, both strands are mixed। मिक्स का मतलब हमने उनको अलाउ किया। एंड द मिक्सचर इज प्लेटेड,
तो इंक्यूबेशन हुआ, उसके बाद में हमने उनको क्या किया, प्लेट किया ऑन मीडियम कंटेनिंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रग्स, कि हमने मीडियम के अंदर हमारे जो ड्रग्स हैं ABCD वो डाल के देखी कि भी रेजिस्टेंस आया कि नहीं आया। ठीक है, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया वहाँ पे कॉलोनी बनेगी, जो रेजिस्टेंट नहीं है वो तो कॉलोनी कैसे बनाएंगे ना। तो कॉलोनीज अपने काउंट की, और कॉलोनीज का जो डाटा है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, देखो जैसे हमने ड्रग A यूज़ किया, कॉलोनी बनी 1156, B है 1148, C है 1161, है ना, D है 1139। यानी कि सिंगल ड्रग देते हैं तो रेजिस्टेंस है वो लगभग सब में एक जैसा है ना, 1100 मतलब फिगर बहुत नियर बाई है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अब देखिए, जब आपने A और B दोनों दिए तो रेजिस्टेंस 46 का ही आया। A और C दिए तो 640 कॉलोनी बनी, और AD दिया तो 942 बनी। देखो ज़्यादा कॉलोनी कब बनेगी, जब रेजिस्टेंस जीन आए हों। रेजिस्टेंस जीन कब आएंगे, जब वो पास होंगे। तो सबसे पास कौन है, जहाँ 942 मिले, तो A के साथ में कौन आएगा, D आएगा, कि A और D के जीन पास हैं इसलिए वो ज़्यादा बार साथ में चले गए, इसलिए रेजिस्टेंस है वो दोनों रेजिस्टेंस साथ में ज़्यादा बार गए। उसके बाद में क्या है, C, तो S से D जितना दूर है ना, उससे कम दूरी पे है C, उसके बाद में C का नंबर आना है। ठीक है, अब देखो A से C और D का इशू तो यहाँ पे आ गया, लेकिन A से B बहुत दूर है, A से B है वो बहुत दूर है, और B से C है वो बहुत दूर है। भाई A और D को अपन पास लेंगे, ठीक है, और फिर ये था कि जो आपका C है वो 900-600 में अंतर है ना, तो C उतना दूर नहीं है, तो C इसके इधर लेंगे अपन। और B जो है ना, अब अपन B को देखते हैं, B और C 51 दे रहे हैं और B और A 46 दे रहे हैं, तो B से ज़्यादा दूर कौन है, B से ज़्यादा दूर है A, तो B से ज़्यादा दूर हो गया A, राइट। अगर हम इसको क्रॉस चेक करें कि अगर हम C और D को दें, C और D को दें तो 7 4 6, तो C और D ये आएंगे देखो, लेकिन आप A B C दें, A B C तो पूरा हो गया, कुछ भी नंबर नहीं है ना। A B D दें तो ये नंबर भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, A C D इतना सा देते नंबर बहुत बड़ा देखो, राइट। और A B C D दें या A B C दें तो वो सेम ही नंबर है, तो वो इस पैटर्न से आपके सारे जस्टिफाई हो गए। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है 942 से, कि A के पास में आपको D रखना है। तो आपका आंसर क्या आ गया, A D C B, A D, है ना। जैसे आप इसको ले सकते हैं कि भाई A D C B, ये आप ले सकते हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो देखो A और D आपको पास लेना है ना। A से C है, A से C है वो दूर लेना है, जस्टिफाइड हो जाएगा। A से B है बहुत दूर लेना है, A से B है बहुत दूर लेना है, ठीक है। B से C है वो भी दूर ही लेना है, B से C है वो भी दूर ही लेना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जस्टिफाइड कम होगा। ज़्यादा सही तो क्या है, C A D B, है ना, C A D B, ये तो इसमें कहीं भी नहीं है, तो थोड़ा सा जस्टिफाइड हो सकता है, वो यही हो सकता है। बाकी मोस्ट करेक्ट है वो तो आपने जो बनाया ये वाला आएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ये लिया ना C एंड B इस प्रकार से, तो C एंड B इस प्रकार से लेंगे तो BC है तो 51 ही नंबर है, तो ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है वो अपन को इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। हाँ, बट ये कि आप A एंड D को नियर बाई ही लेंगे।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं ना। कॉलम वाले जो क्वेश्चन आते हैं मैचिंग वाले, वो काफ़ी इजी होते हैं, बस उसमें से कोई चीज़ आपकी देखी हुई होनी चाहिए। ऐसा है कुछ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपके लिपिड्स हैं एक्स में, और वाई में है उनके केमिकल नेचर। जैसे स्पिंगोमाइलिन है, आर्किया के लिपिड्स हैं, नॉन पोलर लिपिड्स हैं, प्लाज्मालोजन हैं, सेरिब्रोसाइट्स हैं। ठीक है। और अब जैसे आर्किया का केस अपन ने बहुत स्पेशल पढ़ा था, तो आर्किया के अंदर क्या होता है कि जैसे जो फैटी एसिड्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं ऐसे, और वो ब्रांच भी होते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये देखो यहाँ मिल जाएगा आपका वेरी लॉन्ग ब्रांच चेन फैटी एसिड। तो ये आपका हो गया बी में 5, तो बी में 5 केवल यहीं पे है, तो इसी से आपका हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ए में क्या है, ए में 4 स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन जैसे फॉस्फेटिल कोलिन उन सब में होता है, बिल्कुल सही है। नॉन पोलर लिपिड्स, सी में नॉन पोलर लिपिड्स हैं, टैग्स हैं वो नॉन पोलर लिपिड्स से हैं, स्टोरेज के काम आते हैं, स्टोर के काम आएंगे तो वो नॉन पोलर ही है। फॉस्फोलिपिड्स हैं वो पोलर होते हैं, पोलर हेड होता है उसमें। प्लाज्मालोजन जो है ना, उनमें ईथर लिंकेज पाया जाता है। सेरिब्रो मैंने कार्बोहाइड्रेट के लिए बताया था, जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट आएगा तो एक लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कोई सी भी चीज़ अगर आपको ध्यान में आएगा तो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग वेसाइकल फॉर्मेशन। तो वेसाइकल फॉर्मेशन को लेके क्वेश्चन है ना, उसके बाद में से ट्रांसपोर्ट है, टारगेट मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूजन होता है, और फिर क्या लिया है यहाँ पे म्यूटेंट ARF प्रोटीन। तो ARF प्रोटीन आपने एक टेबल ली थी वहाँ पे, उसमें था है ना, जहाँ पे SAR1 आता है, ARF आता है, ये प्रोटीन आपने ली थी ना। GTP सुपर फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो कोट बनाने के काम आते हैं, कोट शेडिंग पे काम आते हैं। तो उस टेबल से एक क्वेश्चन है ना, वहाँ का प्रोटीन का रोल है ना, उस वो क्या है यहाँ पे डिफेक्टिव है, म्यूटेंट है, खराब है वो। तो जो काम ARF प्रोटीन करती है वो काम नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है। तो ये एक्चुअल में कहाँ काम करता है, जो क्लैथ्रीन कोटेड वेसाइकल्स होते हैं, क्लैथ्रीन कोटेड जो वेसाइकल्स होती हैं ये उनके लिए स्पेसिफिक होता है। और मेनली जो कॉपफेस्ट वेसाइकल्स हैं, और कोट की जो शेडिंग होती है ना, कोट की शेडिंग उसके लिए जरूरी होता है, कोट की शेडिंग के लिए जरूरी होता है। वैसे ये GTP सुपर फैमिली मेंबर होते हैं, तो GTP प्रोटीन है। ठीक है। तो उसको काम करने के लिए वो GTP बाउंड फॉर्म है वो चाहिए होती है, GTP बाउंड फॉर्म के अंदर ये एक्टिव होता है। तो एक तो मैटर आ गया कि ये क्लैथ्रीन कोटेड COP1 के लिए काम करते हैं, कोट की शेडिंग में इंपॉर्टेंट है, और जब GTP बाउंड होती है तभी ये काम करेंगे। अब आप अपने ऑप्शंस को देख लीजिए। कॉपफेस्ट वेसाइकल्स are only formed from their normal location। तो only formed है ना, फॉर्म भी हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, वेसाइकल फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूजन है ना, ये सारी चीज़ों को लेके इसने बताया कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कॉपफेस्ट वेसाइकल जो कोटेड वेसाइकल्स हैं वो बन भी जाएंगे, उनका शेडिंग नहीं होगा है ना, ओनली फॉर्म। तो शेडिंग नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट तो होंगी बट फ्यूजन नहीं दे सकती, तो ओनली गलत है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट क्या है, गलत। क्योंकि शेडिंग कब होती है, जब V स्नेर T स्नेर आपस में मतलब बाइंडिंग करेंगे, वो कोड जड़ने के बाद होता है, वरना नहीं हो सकता ना।
ARF इज कॉन्स्टिट्यूटिवली बाउंड टू ए मेम्ब्रेन, तो वो मेम्ब्रेन से बाउंड तो हो जाएगा, बस कोटिंग वो डिसोसिएशन नहीं करा पाएगा, ये बात तो सही है। कॉप सेकंड कोटेड, कॉप सेकंड का तो ये कोई रोल नहीं है ना। और कॉप फर्स्ट कोटेड वेसिकल फ्यूजन विद द टारगेट मेम्ब्रेन डिस्टर्ब, ये बात सही है, क्योंकि सेटिंग के बिना वो नहीं होगा। तो आपके जो स्टेटमेंट हैं वो बी एंड डी आएंगे, राइट, बी एंड डी आर द ऑल राइट स्टेटमेंट। तो ट्रैफिक वाला जो सेक्शन था वहाँ पे जो आपके जीटीपेज प्रोटीन थे उनमें से क्वेश्चन पूछा था। जैसे कई बार आप बात करते हैं ना कि ये टेबल इंपॉर्टेंट है क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बिल्कुल सेम टॉपिक से ही है, वो भी ट्रैफिक का क्वेश्चन है ना। वेसाइकल वाला क्वेश्चन भी ट्रैफिक वाले टॉपिक का ही था, ये भी ट्रैफिक का ही है। तो एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो प्रोटीन्स हैविंग ए सॉर्टिंग सिग्नल नॉन एज न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल एनालिस, तो जिन प्रोटीन को न्यूक्लियस में जाना होता है उनके पास वहाँ का सिग्नल होता है, इसको आप एनालिस बोलते हैं, ठीक है, फॉर देयर इम्पोर्ट इनटू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जब कोई प्रोटीन जाती है तो पहली बात तो वो एनपीसी से जाएगी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से। फिर दूसरी बात वहाँ पे कुछ दूसरी प्रोटीन होती है जिनको अपन बोलते हैं इम्पोर्टिन, तो प्रोटीन इम्पोर्टिन से जुड़ेगी पहले, फिर इम्पोर्टिन उसको लेके जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या है कि आपके जीटीपेज सुपर फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर ट्रैफिक में जो प्रोटीन काम करती हैं वो सब जीटीपेज प्रोटीन होती हैं, तो वो चीज़ भी आपको लगानी है। देखो पहला तो क्या था कि द इम्पोर्ट रिसेप्टर बाइंड्स टू द न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल, है ना। इम्पोर्ट रिसेप्टर कौन है, इम्पोर्टिन है, तो इम्पोर्टिन से ही बाइंड करेगा वो, क्योंकि रिसेप्टर वो होता है जो किसी चीज को एक्सेप्ट करता है। तो इम्पोर्ट के लिए जो पकड़ेगा वो कौन है, इम्पोर्टिन। किसको पकड़ेगा, एनालिस को, तो जिनके पास एनालिस है उसको पकड़ा जाता है, बिल्कुल सही बात है। द इम्पोर्ट रिसेप्टर कंटेन सेवरल लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट्स फॉर द न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। तो जिन प्रोटीन्स को अंदर जाना है ना, जिन प्रोटीन को अंदर जाना उनके लिए उसके पास लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट्स होती है, क्योंकि वहाँ से उसको पकड़ेगा फिर अंदर जाके उसको छोड़ना भी होता है, तो लो एफिनिटी ही होती है, तो ये बात भी सही है। फिर ताकि द न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर कार्गो, यानी कि जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कार्गो बनेगा, है ना। तो रिसेप्टर के ऊपर आप इसको जोड़ देंगे इम्पोर्टिन को, तो गुच्छा बन गया, उसको अपन कार्गो बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स इज डिसोसिएटेड बाय रैन जीटीपी इन द न्यूक्लियस, तो वहाँ पे जो फॉर्म एक्टिव होती है वो रैन जीटीपी होती है, ये भी आपने लिया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक्टिव फॉर्म कौन होती है, रैन जीटीपी एक्टिव फॉर्म होती है इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में रैन जीडीपी एक्टिव नहीं होती है, ये बात गलत हो जाएगी। और एक बार पहले भी क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है एक्टिव फॉर्म, है ना। न्यूक्लियस के अंदर एक्टिव फॉर्म हो रैन जीटीपी लेनी होती है आपको। द न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर कार्गो कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द रैन जीटीपी इन द साइटोसोल, ठीक है। तो वो साइटोसोल नहीं है, रैन जीटीपी उसकी साइड क्या है, न्यूक्लियस है उसकी साइड। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ए एंड बी राइट ओनली, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऐसा नहीं कि आपको ट्रैफिक का कोई वो बहुत डीप क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा भी नहीं है ना। ट्रैफिक का जैसे तो एक सुपरफिशियल है कि इम्पोर्टिन और एक रैन जीटीपी बदले तो बात है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि देखो आप इसको भी आराम से कर सकते हो, ये जैसे ऐसा नहीं कि आप सेल बायोलॉजी से ही करें, वैसे जनरली भी कर सकते हो, इतना तो आप जानते हो, इतनी तैयारी तो आप करते हो ना। कि द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ एमआईआरएनए, एमआईआरएनए अपन कब काम में लेते हैं, जब अपन को इंटरफेयर करना होता है। इंटरफेयर का मतलब होता है कि अपन को स्टॉप करना है, स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ ए टारगेट जीन, कि कोई टारगेट जीन होता है, हमें उसके एक्सप्रेशन को बंद करना है, तो हम उसको इंटरफेयर करते हैं, तो हम एक इनहिबिटर आरएनए काम में लेते हैं, जैसे एसआई, एमआई, पीआई, ये सब इनहिबिटरी आरएनए होते हैं। तो एमआई है वो इंटरफेरेंस में काम आता है, मैटर यहाँ का है। तो इंटरफेरेंस वो होता है जो टारगेट जीन का जो एमआरएनए बनेगा ना,
उसके ऊपर जाकर के वो बाइंडिंग करे, आपका एमआई जो होता है उसके ऊपर जाकर के बाइंड कर लेता है। बाइंड कर लेगा तो फिर क्या होगा कि ये राइबोसोम के द्वारा यूज नहीं होते हैं, तो एक्सप्रेशन उसका बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये मैटर था। अब देखो सीक्वेंस क्या है अपनी, एमआई की सीक्वेंस आपको दे रखी है, जैसे ये सीक्वेंस होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सीक्वेंस आपको कोई भी दी जाती है वैसा 5 to 3 दी जाती है। ठीक है, अब जो mRNA होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक पार्ट जो होता है ना वो जैसे सीड सीक्वेंस का जो क्रूशियल होता है, बाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको अपन सीड सीक्वेंस बोलते हैं, सीड रीजन। वो कौन सा है, सेकंड पोजीशन से लेके 8th पोजीशन तक। तो सेकंड पोजीशन से लेके 8th पोजीशन का मतलब यहाँ से, ये आपका 3rd हो गया, 4th 5 6 7 8, ये यहाँ तक आएगा, 2nd 3rd 4 5 6 7 8। तो ये सीक्वेंस आपकी हो गई A G C U U A U, ये सीड सीक्वेंस है, यानी कि ये क्रूशियल है बाइंडिंग के लिए। जैसे आपको मतलब कोई चीज़ चिपकानी हो तो मैन जहाँ से चिपकेगा ना वो सीक्वेंस ये है। अब ये एमआई के अंदर है, आगे इसका टारगेट कौन है, टारगेट इसका एमआरएनए होता है। तो एमआरएनए के ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, है ना। तो जैसे यहाँ पे आपका आएगा यू सी जी ए यू ए। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस क्या होगी, सीक्वेंस होगी ये जैसे 5 to 3 था तो ये होगा 3 to 5। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री यूज करके आपने 3 to 5 बना दिया। अब नीचे जो टारगेट दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ 5 to 3 है, तो आप इसको उल्टा लिख लो। उल्टे का मतलब ए यू ए जी सी यू, ये हो गया आपका 5 to 3 कि टारगेट में ये सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, अपने टारगेट के अंदर ये सीक्वेंस कहाँ पे है, पहले ऑप्शन में मिल जाएगी। पहले ऑप्शन में कहाँ मिलेगी, दिस इज AUGCU। अब वैसे भी 5 प्राइम के किनारे पे है तो सामने है वो 3 प्राइम किनारे पे चाहिए अपन को सीक्वेंस। ठीक है, बाकी के अंदर ऐसी सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सीड सीक्वेंस वो होती है जिसमें आपको डेविएशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या था, क्वेश्चन ये था कि पहले तो आप इसको देखो, फिर आप यहाँ पे AU पेयरिंग वाला, क्योंकि RNA है तो थायमिन नहीं आएगा, यूरेसिल आएगा। ठीक है, पर सीक्वेंस पे 3 to 5 है तो आप उसको 5 to 1 5 to 3 में कन्वर्ट कर लो। फिर आप इसमें देखो, लगभग इस भाग में देखना आपको, तो वो जहाँ मिलेगी वो उसका टारगेट हो जाएगा। सिंपल जैसे अपन एक प्रोब को जोड़ते हैं वैसे तो है कि भाई ये कहाँ चिपकेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ चिपकेगा, राइट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 133 था। ये मतलब जैसे साइटोस्केलेटन का क्वेश्चन है ना, कि स्पिंडल असेंबली, जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, स्पिंडल असेंबली रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस न्यू माइक्रोट्यूब्यूल्स। कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पुराने वाले होते हैं वो टूटते हैं और जो डिवीजन में चाहिए वो नए वाले बनते हैं ना। टू मीट दिस डिमांड, कि इसको पूरा करने के लिए द स्पिंडल कंटेंस ए लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स, कि इनको बनाने के लिए कई सारे प्रोटीन्स वो काम करती हैं। तो कुछ एक प्रोटीन या प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेज हैं वो आपको ABCD में दिए हुए हैं। ठीक है, अब नीचे आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब प्रोटीन, that directly impact microtubule nucleation for spindle assembly। तो स्पिंडल फाइबर्स के निकलने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो बनना स्टार्ट होता है, न्यूक्लिएशन का मतलब कोई भी चीज़ चालू होती है उसको न्यूक्लिएशन बोलते हैं। तो कौन सी प्रोटीन सीधे सीधे काम करती है डायरेक्टली, वो आपको बताना है। ठीक है, देखो जैसे इसमें एक बात है कि जैसे डाइनिन है, तो डाइनिन तो क्या होता है कि मोटर प्रोटीन होती है,
जो इन ट्यूब्यूल्स को काम करके उनके ऊपर मूवमेंट करती है ना। इनकी असेंबली में रोल नहीं है, ये तो उनको पकड़ के चलती है, कार्गो को लेके जाती है ना। तो ये तो माइक्रोट्यूब्यूल को यूज करने वाले मोटर प्रोटीन है, तो ये तो होगी ही नहीं, न्यूक्लियस से कनेक्शन ही है ना। माइक्रोट्यूब्यूल के बनने से कनेक्शन नहीं है इस चीज़ का, इसका कनेक्शन तो है माइक्रोट्यूब्यूल को यूज़ करने से, क्योंकि तो उसको यूज़ करती है, ये तो हो ही नहीं सकती। तो डी वाला तो होगा ही नहीं आपके पास। ठीक है, अब देखो पहला जो प्रोटीन है वो है गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। दिस इज गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन का गुच्छा है और इसका मेन रोल क्या होता है, दिस इज टेम्पलेट होता है एक प्रकार से, टेम्पलेट एंड न्यूक्लिएशन साइट। माइक्रोट्यूब्यूल के लिए एक प्रकार से बनने के लिए टेम्पलेट और न्यूक्लिएशन साइट का जो रोल है वो प्ले करता है, ये तो होगा ही होगा। ऐसे जो ऑगमिन प्रोटीन है ये माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन जो होता है ना, उस न्यूक्लियस में जो ब्रांचिंग होती है उसके लिए काम करती है। तो ब्रांचिंग न्यूक्लिएशन के लिए काम करती है, यानी कि ज़्यादा न्यूक्लिएशन के लिए काम करती है। और जो TPX2 है ये एक रैन GTP मीडिएटेड प्रोटीन है, जो रैन GTP को यूज करेगा और काम क्या करता है, दिस इज द स्पिंडल असेंबली। तो ये भी यहाँ पे रोल है इसका, बट डायरेक्टली इसमें क्या है कि डायनिन का कोई रोल नहीं है असेंबली में, क्योंकि वो मोटर प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है ABC, ये इसके अंदर काम करते हैं, डायनिन इसमें काम नहीं करती है। तो प्रोटीन्स के रोल थे ना।